सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है और चाइना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के साथ ही पाकिस्तानी सफारतखाने और चीनी शहरों के आला अहदेदारान के ताउन से बीजिंग में दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक की 800 से ज़ायद कंपनीज़ ने शिरकत की है। इस फोरम पर ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनती शोबा और IT को मुस्तकबिल के ताउन के लिए तरजीही शोबे करार दिया गया है। अब पाकिस्तान की जानिब से चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने के मंसूबे का भी ऐलान हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में MOUs के तबादले भी हुए हैं। MOUs एग्रीमेंट्स और इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स के तहत $4.2 अरब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स में मुफाहमती याददाश्तों से पेट्रोकेमिकल, आयरन, सोलर एनर्जी के सेक्टर में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा, जबकि एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर्स में MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 43 चीनी कंपनीज़ और 27 पाकिस्तानी कंपनीज़ ने एक दूसरे से मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें बड़ी सूदमंद साबित हुई हैं। फिर आयरन, स्टील और कॉपर के सेक्टर में 46 चाइनीज़ कंपनीज़ मौजूद थीं, जबकि पाकिस्तान से 35 कंपनीज़ उन्होंने हिस्सा लिया और वो शरीक हुई हैं। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है जिसमें 92 चाइनीज़ कंपनीज़ मौजूद थीं और उन्होंने 75 पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ मुलाकात की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि एक बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, उसमें 97 चीनी कंपनीज़, यानी आप देखें ये 100 के करीब फिगर है, 97 चाइनीज़ कंपनीज़ और फिर 56 पाकिस्तानी कंपनीज़ ने आपस में मुलाकातें की हैं और प्लानिंग की है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। फिर सोलर सेक्टर है, सोलर एनर्जी का सेक्टर है जिसमें 91 चाइनीज़ कंपनीज़ मौजूद थीं और 31 पाकिस्तानी कंपनीज़ ने एक दूसरे के साथ मामलात को शेयर किया है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में 42 चीनी कंपनीज़ और 34 पाकिस्तानी कंपनीज़ ने मीटिंग्स की हैं। फिर लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर में 15 चाइनीज़ कंपनीज़ और 11 पाकिस्तानी कंपनीज़ में मुलाकातें रही हैं। और फिर IT सेक्टर जो कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बूम होता हुआ सेक्टर है, उसमें 70 चीनी कंपनीज़ की 55 पाकिस्तानी कंपनीज़ से मुलाकात मुमकिन हो सकी है। जबकि रियल स्टेट सेक्टर जिसकी ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत है, 18 चाइनीज़ कंपनीज़ और 10 पाकिस्तानी रियल स्टेट कंपनीज़ में ये मुलाकातें हुई हैं। अब इन मुलाकातों के नतीजे में जो MOU साइन हुए, जो एग्रीमेंट या जो जॉइंट वेंचर्स की कमिटमेंट्स हुई हैं, जो ओरिजिनल या ऑर्गेनिक कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकेगी, क्या ये $4.2 अरब से बढ़कर जो पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया था कि $5 अरब की इन्वेस्टमेंट होनी है, क्या ये मुमकिन हो सकेगा और कितना लॉन्ग टर्म होगा ये, कितना इसमें वक्त लगेगा, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। यासिर मसूद साहब, पाक चाइना बिजनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान के, इस वक्त जो इकनॉमिक क्लाइमेट है पाकिस्तान का, उसमें ये कितना बड़ा संग मील है? पाकिस्तान ने इससे क्या कुछ हासिल कर लिया आपकी नज़र में? देखें, है तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्योंकि हम CPEC फेज़ 2 में एंटर हो रहे हैं और जिस तरह आपने जितनी भी फिगर्स अभी गिनाई हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं। पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिमत में जा रहा है और क्यों हम बारहा बात करते हैं कि ये CPEC का फेज़ 2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि CPEC का फेज़ 1 जो था वो जो बेसिक एक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था पाकिस्तान का, यानी कि हम लैग कर रहे थे एनर्जी सेक्टर में, फिर हम लैग कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और उसमें हम बुरी तरह लैग कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली। और रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसका इनेकाद 2024 में भी हुआ शेंज़न में और ये उसका दूसरा एपिसोड था जो आज हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी तो मिली है, लेकिन ये वाला जो था इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा माइलस्टोन है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये है कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो ऑन ग्राउंड। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि हमने 2000 जो पहला फेज़ था CPEC का, हमने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, सेमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। जब तक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ नहीं आएगा तो प्रोग्रेस जो है उसमें टाइम लगेगा। और वजूहात उसकी क्या हैं, क्योंकि हमारे जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, लीस्ट कनेक्टेड हैं अभी तक। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2013 से इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट बना था, लेकिन अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पाकिस्तान में कम्प्रिहेंसिव
पॉलिसी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि अभी तक आपकी प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें कंसेंसस नहीं हो पाया। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह के जो बॉटल नेक्स हैं, वो बॉटल नेक्स बनते जा रहे हैं सी पैक के तरक्की के खिलाफ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये कब तक होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटेशन हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो स्पीड अप करें, ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए। देखें, MOUs बहुत अच्छे हैं, जॉइंट वेंचर्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कितना स्पीड अप करना है इसको। देखिए, एक और मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमने ये प्रॉमिस किया था सी पैक फेज 1 में कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, 9 जोन्स बनेंगे, जिसमें अभी तक सिर्फ 4 बन पाए हैं और चारों में इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। उसकी एक स्ट्रक्चरल रीजन है और वो ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस अभी तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो बुरे हाल में है इस वक्त पाकिस्तान में। तो यासिर साहब ये बताएगा कि अब इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी बिजनेस कंपनीज हैं, जो कंपनीज यहाँ से गई, उनका परसेप्शन या उनकी इमेज बिल्डिंग किस हद तक बनी है चाइनीज़ कंपनीज के सामने, चाइना के प्राइवेट सेक्टर के सामने? चूँकि जो गवर्नमेंट को अपने एंड से करना है वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, उसमें अब तेज़ी आनी भी चाहिए। जो एक प्राइवेट सेक्टर का परसेप्शन बना है चाइनीज़ कंपनीज के सामने, वो कितना पॉजिटिव है? देखिए, चाइनीज कंपनीज का तो जो यहाँ पे मेरी ऑफिशियल से बात होती है या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पाक चाइना ताल्लुकात के अंडर कुछ सालों से, तो उसमें यही है कि चाइनीज कंपनीज की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और क्यों ना करें? क्योंकि एक इन्वेस्टर का काम ये है कि वो अपने लिए लोकेशंस देखता है, और पाकिस्तान चूँकि अभी उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा, IT का सेक्टर है, फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फिर बहुत सारे ऐसे मजीद सेक्टर हैं कि जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर अभी 100 किस्म के स्टार्टअप्स जो है वो जन्म ले सकते हैं। जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है या इन्वेस्टर का इमेज कितना बिल्ड हुआ है, उसमें जो सबसे ज्यादा इमेज खराब हो रहा है वो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में। और वो प्री रिक्विजिट है गवर्नमेंट को। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जिस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जो हमारे ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टर घबराता है इस बात से कि मैं ऐसी डेस्टिनेशन में जाऊं जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट भी लेके जाऊं और अपनी जान की जो है वो भी रिस्क पे लेके जाऊं। तो मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी जगह पे आना। और हम चूंकि इसको इंक्लूसिव प्रोजेक्ट कहते हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तब आएगा जबकि वो वाले फार फ्लंग एरियाज जो पाकिस्तान के हैं, जहां इन्वेस्टमेंट डायरली नीडेड है, बलूचिस्तान के अंदर नीडेड है, गवादर के अंदर ज़रूरत है, सिंध के अंदर ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़रूरत है, पंजाब के अंदर ज़रूरत है, तो वो वाले इलाके जो कि अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हो पाए, वहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो तब ही हम एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख सकेंगे सी पैक का सही मानों में। तो जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इश्यूज हैं उन पे भी काम करने की जरूरत है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स जैसे मैंने कहा बड़े अच्छे हैं, इनको टेंजिबल बेनिफिट्स में अब ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें अभी तक जो प्रॉब्लम रहा है, एक तो जो मैंने जिक्र किया कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रहा है, फिर जब गवर्नमेंट्स चेंज रही हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज से सी पैक को देखा है जी। और सी पैक की जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं वो इतनी ओवरलैप कर रही हैं कि वहां पे भी जो सी पैक का जो असल पर्पस है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, सी पैक चूंकि कौमी प्रोजेक्ट है, किसी एक इदारे का या किसी एक मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है या किसी इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, जब तक इसको कौमी प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लिया जाएगा तो चीजें जो है वो तातुल का शिकार होंगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और कहीं से आ नहीं रही। सी पैक को हम लाइफ लाइन इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की तकदीर इससे बदल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे मसूद साहब, पाक चाइना बिजनेस मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो सीनियर एडवाइज़र हैं चाइना एंड एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के। एक ब्रेक के बाद उनसे मज़ीद बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आज बीजिंग में B2B कॉन्फ्रेंस में 21 MOUs पर दस्तखत हुए और 4.2 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अभी ये कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनका जो इस वक्त ट्रेड वॉल्यूम है वो भी 1.5 अरब डॉलर्स है। तो अब अगले कितने महीनों में ये सब ऑन ग्राउंड ये प्रोजेक्ट्स हमें पूरे होते नज़र आएंगे और इन MOUs की इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है और इनको पूरा करने के लिए अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवाइज़र हैं चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 4.2 अरब डॉलर्स के MOU साइन हो गए, अब इसका मतलब क्या है कि ये कमिटमेंट पक्की हो चुकी है, ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट आनी ही आनी है और जॉइंट वेंचर्स की मद में जो 1.5 अरब डॉलर्स आ रहे हैं वो कितनी तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट्स हमें आगे बढ़ते नजर आएंगे? बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट था आज की जो B2B कॉन्फ्रेंस थी, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, उसके बाद जितने भी MOU साइन हुए वो तमाम एटलीस्ट ये ज़रूर साबित करते हैं कि, और मैं ये इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से और उससे ज़्यादा के अरसे में SIFC में और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत क्लोजली इसको काम कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जो है वो खुद इसको सुपरवाइज कर रहा था। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली MOUs हैं और आगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की फेज़ में जाएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छे हैंड होल्डिंग की जाए। हमारे जो SIFC के सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो इनकी हैंड होल्डिंग करें। जो जॉइंट वेंचर्स की बात की गई है जिसका आपने तस्करा किया, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड्स को उस तरह सपोर्ट किया जाए जिस तरह कि आज प्रॉमिस किया गया है। और ये एक प्रोसेस कंटिन्यूस होगा क्योंकि इस प्रोसेस के नतीजे में हम आगे इसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड होता हुआ देखेंगे। ये बात तो ज़रूर जाहिर है आज के जिस लेवल की प्रेजेंस थी चाइनीज साइड से भी पाकिस्तानी साइड से भी कि लोगों को इंटरेस्ट तो है और ये इंटरेस्ट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की वजह से नज़र आ रहा है। लेकिन नेचुरली जैसा मैंने कहा कि इनकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स के आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वन विंडो बनाई जाए SIFC में और ये मंथली बेसिस पे इसको मॉनिटर करें, प्रोग्रेस को डायरेक्ट उनके साथ लेजॉन रखें ताकि ये लोग जब क्योंकि नेचुरली इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पाकिस्तान भी आएंगे, ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाए। अगर हम चाइनीज़ के साथ अच्छे इंटरेक्शन कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो देखिएगा कि और ममालिक भी आएंगे। यही एनर्जी सेक्टर में हुआ था जब चाइनीज़ ने 2013 के अंदर इन्वेस्टमेंट की और इसी लिहाज से अगर अब आगे ये प्रोजेक्ट्स भी आएंगे तो आप देखिएगा कि थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन ज़रूर आएगी। मुझे खुशाइन बात इसमें ये नज़र आती है कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं जो टिबेट सेक्टर से ताल्लुक़ है। हम बहुत अरसे से मिस कर रहे थे, अब हम टिबेट सेक्टर को और कैपेसिटी बिल्डिंग को की तरफ भी जा रहे हैं। सो होपफुली ये बहुत अच्छा आउटकम होगा और जिस तरह मैंने कहा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक फेज्ड अप्रोच के साथ जाएं, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हैंड होल्डिंग करें और बिल्कुल एहतसाब करें। अगर कहीं हमें लगता है कि कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल इसमें बॉटलनेक बन रहा है तो उसका बिल्कुल उसको साइड लाइन पे करें और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश। सही। और डॉक्टर साहब आपने भी SIFC का जिक्र किया और ये उनकी बड़ी कामयाब काविशें हैं, आज भी उनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा इस इवेंट की कामयाबी में, क्योंकि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ से हमें कुछ ऐसी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ इत्तलात मौसूल हुई। अब ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को बड़ा टाइमली हमें ओवरकम करना पड़ेगा अगर हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने हैं। तो देखिए ये एक जैसा मैंने कहा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, नेचुरली बिजनेस चेंबर का और बिजनेस कम्युनिटी का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का रोल है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेशली जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जो माइनिंग का सेक्टर है, इसमें प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास इन्वेस्टर हैं और उनको ऐसे लगे कि ये 5 मुल्क हैं। हमें बिल्कुल मिल के एक सैनिटाइज अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा और SIFC का मकसद भी यही है कि वो सूबों को, फेडरेशन को मिला के आगे की तरफ बढ़े और जहाँ भी कोई रेगुलेटरी बर्डन्स नज़र आते हैं उनको रिमूव करता जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी रेगुलेशंस और NOCs और लॉज हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हैं, बहुत पुराने हैं, उससे हम और ऐसे बहुत सारे टैक्स भी हैं जो कि आउटडेटेड और पुराने हैं। उसकी वही फीस होती है जो जिसको RLCOs कहते हैं, रेगुलेशन, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन, NOCs एंड अदर्स।
तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रिडंडेंट है, ना उससे कोई टैक्स आ रहा है, ना उससे कोई फायदा हो रहा है, और एक अननेसेसरी रेगुलेटरी बर्डन है। उनको रिमूव करें, हार्मनी के साथ चलें, एटलीस्ट इन्वेस्टर को ये नजर आए कि ये दे मीन बिजनेस और ये टेंजेबल रिजल्ट की तरफ। और डॉक्टर साहब, जो हमारे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं आगे जो इकॉनमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ख़ासतौर पर जो हमारा आईटी सेक्टर है या सोलर एनर्जी का सेक्टर है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है, अब ये सेक्टर कितने मुस्तहकम हो जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट के बाद, टेक्नोलॉजी के एतबार से, इन्वेस्टमेंट के एतबार से, जो आज ये MOUs हमने साइन किए, और अगर ये कामयाबी से आगे बढ़ते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास नेचुरली एडवांटेज है। एक तो हम इंग्लिश स्पीकिंग, हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उनकी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बाद की हैंड्स ऑन इनके पास इंफॉर्मेशन है। सो और हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, जो इस तरफ आके जा रहे हैं। हमने देखा है कि चाइनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर ने यहाँ पर आके अच्छी अपनी मार्केट बनाई है। इसी तरह अगर हम ईवीज के साथ चलें और टू व्हीलर्स के साथ भी आगे बढ़े, इवन के रिक्शाज जो हैं, अगर ये भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, हमारे जो पोल्यूशन के इश्यूज हैं सड़कों पे, वो ख़त्म हो सकते हैं। और इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। एक अगर यहाँ पर हम आगे जब बढ़ ही रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी साइड पे ह्यूमन रिसोर्स और ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वेस्ट के साथ। अगर उसी को हम चाइना की मार्केट में भी एक्सप्लोर करें, गेमिंग का सेक्टर है, ई कॉमर्स का सेक्टर है, तो हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। सही। और डॉक्टर साहब, जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जो किसी हद तक अब मुश्किलात का शिकार हैं, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो पिछले 5-6 साल से ग्रो नहीं कर पा रहा, बल्कि 2-3 साल डिक्लाइन वाली सिचुएशन भी उसमें रही, हमारी इंडस्ट्री, तो इसमें भी हम थोड़ी मदद ले सकते हैं, थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं चाइना से? नहीं, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हम गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, वो तमाम सेक्टर्स जिसकी मार्केट चाइना में, उसकी तो हमें देख, इवन आप एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर हमें सैनिटरी के इश्यूज रहे हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर चाइना इतनी यील्ड बढ़ा सकता है, हमारा नेबर है, अभी माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी जा रहे हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जो नेक्स्ट स्टेप है, ग्रेजुएट हमें जो करना है टेक्नोलॉजी वाइज कंपेटिटिव बनने के लिए, वो हम लेते हुए कुछ हिचकिचा रहे हैं। कुछ रिसोर्सेज की कमी होती है प्राइवेट सेक्टर में, इंडिविजुअल फार्मर की भी होती है। तो अगर इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाए और चाइना की टेक्नोलॉजी आ जाए, चाइना की जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिडका है, उनके थ्रू हमारे पास सपोर्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी अलाइंसेस बनाए। हर यूनिवर्सिटी, हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ बनाई है, अच्छी बात है, मैं उसको नहीं करता, लेकिन काश के हम इतने ही वोकेशनल सेंटर बनाए। तो अगर HEC हर यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या इवन और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर एक छोटे वोकेशनल सेंटर्स भी साथ साथ बनाते जाएं, जहाँ पर हम आगे जा सकें, स्टार्टअप्स बन सकें। तो आई थिंक हम ये बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। टाइम बहरहाल हमारे पास नहीं है और हमने अब वो गलतियां नहीं करनी जो हम पास में करते हैं। सही है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि जो अभी तक एक बड़ा अच्छा बैलेंस हम अमेरिका और चाइना में लेकर चल रहे हैं, दोनों से हमने बड़ी अच्छी डील की है। उधर हमने 19% का एक टैरिफ ले लिया जो कि रिलेटिवली बेहतर टैरिफ है हमारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, और इधर हमने बड़े अच्छे बिजनेस टू बिजनेस इवेंट को कामयाब बना लिया है। ये बैलेंस बरकरार रखना ही दुनिया में इस वक्त ताकत और कामयाबी का ज़ामिन है। अब इस बैलेंस को रखने के लिए क्या कुछ दरकार होगा और कितनी इम्पोर्टेंस है कि अगले कई दहाइयों तक ये बैलेंस हम बरकरार रख सकें? देखिए, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट US के साथ है और हमारी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से। सो ये बैलेंस तो हमने करना होगा। यही पॉलिटिकल लीडरशिप का कमाल होता है, यही बिजनेस लीडरशिप का कमाल होता है। वो कैसे प्रैग्मेटिज्म के साथ करते हैं, हमें चाइना से सीखना चाहिए। उनके बहुत सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आसियान के साथ और मुल्क के साथ, लेकिन बिजनेस है। इंडिया के साथ आप देख लें कितना ट्रेड डेफिसिट की तरफ वो भी है। तो आई थिंक ये बैलेंस तो हमें रखना पड़ेगा और इसके लिए हमारी जो लीडरशिप है उसको बहुत ही एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, प्रैग्मेटिज्म शो करनी पड़ेगी। और ये नहीं हो सकता एक साइड की तरफ अगर आपका झुकाव होता है फॉर वेरियस रीजंस, का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की कॉज पे हो। हम दोनों के साथ बिजनेस वाइज आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिक मैटर्स आए वहाँ पर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, लेकिन बिजनेस के लिहाज से
आपने दोनों की तरफ जाना है। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। चाइना का जो माल है वो सस्ता है, और बहरहाल हम चाइना के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा टैरिफ काफी कम है, लेकिन उसके लिए हमें फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस कम्युनिटी में चेम्बर्स की भी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। वो उनका काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, उनका काम सिर्फ बिजनेस करना, और वो कोशिश करें कि किस तरह एक ऐसी इन्वायरमेंट हो कि चाइनीज अगर बिजनेसमैन आता है तो वो आए सीधा चेंबर में आया, और चेंबर के अंदर उसके पास डेस्क हो, वो हर सेक्टोरल डेस्क बने हो एफपीसीसीआई के अंदर, रिस्पेक्टिव सिटीज के चेंबर के अंदर, और वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करें। हम बहरहाल पाकिस्तानी नेशन वैसे भी हॉस्पिटेबल नेशन है, और अगर हम इस हॉस्पिटैलिटी को, एक सेक्टर जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और मुझे यकीन है कि इस दफा भी उस पर काम हुआ है, वो टूरिज्म का सेक्टर है। देखिए अभी चाइनीज टूरिस्ट जो हैं वो उस तरह वेस्ट और यूरोप नहीं जा रहे जिस तरह पहले थे। कुछ जियो पोलिटिकल रीजन हैं, कुछ अदरवाइज हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजन भी। हम नेक्स्ट डोर हैं, हमारे पास वो तमाम चीजें हैं जो दुनिया देखना चाहती है। जो सेक्टर डॉक्टर साहब रहेगा, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी उन सेक्टर्स पर भी हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने आने वाले 10 सालों में एनर्जी सेक्टर को एक नई शक्ल देने के लिए $55 अरब का जामे प्लान बनाया है। मंसूबे में हाइड्रो पावर, एटॉमिक और रीन्यूएबल एनर्जी पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि बढ़ती हुई तलब पूरी की जा सके और ख़राब ईंधन को मरहलावार ख़त्म किया जा सके। इसका मकसद एनर्जी मिक्स को दोबारा तरतीब देना और इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार को कम करना है। इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2025 से 35 नेपरा में जमा कराया गया है, जो एनर्जी मिक्स में नुमाया तब्दीली का हदफ रखता है। इस प्लान के मुताबिक हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी से 2035 तक 61% रीन्यूएबल एनर्जी हासिल की जाएगी। इस प्लान में विंड एनर्जी सबसे ज्यादा हिस्सा डालते हुए 34% तक पहुंच जाएगी, जबकि थर्मल रिसोर्सेज 39% कम हो जाएंगे और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मुल्क में बिजली की तलब में सालाना 4.4% इजाफा होगा, जिससे 2024 में 27,000 मेगावाट की पीक डिमांड 2035 में बढ़कर 43,000 मेगावाट से ज्यादा तक जा पहुंचेगी। नए मंसूबे में नए डैम, सोलर पार्क्स, विंड कॉरिडोर्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल हैं। यह प्लान कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट को भी बढ़ाएगा और नेट मीटर रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए 8,120 मेगावाट के इजाफे की तवक्को रखता है। तवील अरसे से ताखीर का शिकार 500 केवी ट्रांसमिशन लिंक भी इस मंसूबे का हिस्सा है और यह लाइन 2028 तक नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 2050 मेगावाट तक बिजली की तरसील की इजाजत देगी। पाकिस्तान का नाअहल तरीन इदारा के इलेक्ट्रिक शहरियों के लिए तकलीफ और मुसलसल अजियतों का बाइस बनता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को मुसलसल तंग कर रहा है और नेपरा की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को मुसलसल रियायत दी जा रही है। तो 7 साल मल्टी एयर टैरिफ की मंजूरी से भी जैसे ही डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट प्राइस में भी इजाफा किया जा सकेगा और हुकूमत पाकिस्तान के 10 साल मंसूबे से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने में भी मदद मिल सकेगी। सिंध और बलूचिस्तान से भी रीन्यूएबल बिजली के एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकेगा। हुकूमत का यह भी दावा है कि यह मंसूबा लागत को कम करेगा और अखराज को कम करेगा, लेकिन एनर्जी एक्सपर्ट्स को अभी तक इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ सवालात भी हैं और ये सवाल भी यहाँ पर मौजूद है कि एक तरफ एनर्जी सेक्टर के लिए 10 साल मंसूबा तो बना लिया गया है, लेकिन अगर जामे मंसूबाबंदी ना हुई और हिकमत अमली का तसलसल ना हुआ तो क्या के इलेक्ट्रिक जैसे नाअहल इदारे से छुटकारा मिल सकेगा? सूबे के जो फ़वाइद हैं नेशनल लेवल पर क्या उनको हासिल किया जा सकेगा? ख़ासतौर पर जो माहौलियाती आलूदगी है क्या उससे छुटकारा मुमकिन हो सकेगा? एनर्जी कॉस्ट कम हो सकेगी? ये तमाम सवाल डॉक्टर खालिद वली साहब के सामने रखेंगे जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 10 साल जामे मंसूबा है, अगर इस पर एज़ पर प्लान अमल दरामद होता है तो जो कि ज़ाहिर एक आइडियल सिचुएशन होगी, तो क्या क्या फ़वाइद इससे आने वाले अगले चंद सालों में सामने आ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये वाले प्लान जो हैं ये पिछले 3 या 4 सालों से जो है बनाए जा रहे हैं। ये आपकी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसका हिस्सा है कि आपने जो है वो जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग जो है वो देनी है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये वाली प्लानिंग? पाकिस्तान 2015 में शेडिंग क्राइसिस को ख़त्म किया तो हमने बेतहाशा पावर प्लांट्स लगाए, खास तौर पे इम्पोर्टेड कोल के और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स। अब वो वाले पावर प्लांट्स इतने ज़्यादा हमने लगा दिए कि आप कैपेसिटी ट्रैप में फंस गए
तो अब आपको कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, आप उनको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जनरेशन एक्सपेंशन जो प्लान था, प्लानिंग इसी वजह से की गई कि ये जो आपकी डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से उसको एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो लेके आया जाए, प्लान किया जाए। लेकिन एक से सारी सूरत हाल चेंज हो गई है। अब लोगों ने खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन रूफटॉप सोलर की मद में आ रहा है। तो उस मद में अगर इस प्लान को देखें तो एक बड़ा जामे मुफस्सल प्लान है, जिसमें काफी सारी ग्राउंड रियलिटीज को जो है वो मद्देनजर रखा गया, खास तौर पे आपकी नेट मीटरिंग की उसको मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट सिनेरियोज बनाए गए हैं। काफी सारे पावर प्लांट्स को हुकूमत ने रैशनलाइज करते हुए कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उनको शामिल नहीं किया कि वो जनरेशन एक्सपेंशन में होंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल बजाय है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, ये एक असल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आप इस प्लान को देखें, इसके अंदर आपको बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन भी मिलेगा, जो कि पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान की एक बड़ी ज़रूरत है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्लान में, वो ये कि आपकी जो जनरेशन एक्सपेंशन है वो ज़्यादा सस्ती है कुछ सिनेरियोज में, और अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते, एडिशन नहीं करते, वो सिनेरियो महंगा है आपका, विच मीन कि आपने जितनी भी कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है वो एक्सपेंसिव कैपेसिटी है, इनएफिशिएंट कैपेसिटी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जनरेशन एक्सपेंशन की बात हो रही है, इस प्लान को साथ साथ डिमांड एक्सपेंशन प्लान भी होना चाहिए था। एक चीज जो इसकी सारी पॉजिटिव चीजों को साथ रखते हुए, एक चीज जो मुझे लगता है कि इसमें डिमांड फॉरकास्टिंग पे उस तरह से फोकस किया है, किस तरह से हुकूमत इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इसके साथ लिंक करने जा रही है, और दूसरी चीज कि किस तरह से आपके जो फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर करके उनकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या जो आपके अपकमिंग स्ट्रेटेजिक नोयत के पावर प्लांट्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर हो गया, C5 हो गया, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा विद अर्ली रिटायरमेंट ऑफ फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो अगर ये वाला कंपोनेंट भी इसके अंदर ऐड हो जाए तो शायद इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सकती है। तीसरी चीज बड़ी अच्छी जो कि लास्ट ईयर भी था कि आपका जो जनरेशन एक्सपेंशन था वो ट्रांसमिशन एक्सपेंशन के साथ लिंक किया गया था, TSAP जिसको कहते हैं, इस दफा भी किया गया है। और इस दफा भी जो पावर प्लानिंग है उसका फोकस ट्रांसमिशन एक्सपेंशन पे है, किस तरह से आप अपने ग्रिड सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के लिए, और आपकी जो लीस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। लेकिन साथ साथ में हुकूमत को ये भी देखना है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को एक सिस्टमैटिक लेवल पे इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ, ग्रिड के साथ जो है वो इंटरलिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि हम जो है रूफटॉप सोलर को भी इंसेंटिवाइज करते रहें और साथ साथ में आपके नेशनल ग्रिड में भी जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको कम करते रहें। तो डॉक्टर साहब, एक कॉमन कंज्यूमर ज़ाहिर है वो तो इस वक्त बिजली सस्ती चाहता है कि जो बिजली का बोझ है वो उस पर से कम हो सके। अब जैसे जैसे लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, सोलर पर जा रहे हैं, तो जो ऑन ग्रिड लोग हैं उनके लिए कॉस्ट फिर बढ़ती जा रही है, बर्डन उनका बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी उसकी जगह ले लेगी, तो चाहे कुछ सालों बाद ही मुमकिन हो सकेगा कॉस्ट को कंट्रोल करना, इसमें कोई 20-30% का कट लगाना। देखिए, कॉस्ट को कम करना दो तरीकों से किया जा सकता है कि आप या तो अपने नेशनल ग्रिड का यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा लें, या फिर मींस कि आप अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड को ग्रिड पे ले आएं, उससे आपकी कॉस्ट। दूसरी कि अगर ये नहीं हो सकता, जो कि पॉसिबल फ्यूचर में लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटीज की वजह से कि वो शायद बड़ा टाइम लेगा, दूसरा तरीका जो कि एक बड़ा वायबल ऑप्शन है वो ये है कि आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं। ये जो खास तौर पे आपके इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं, इनको आप रीपर्पज कर लें, इनको आप एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटीज में जो है वो चेंज कर लें। अगर आप इसी प्लान को देखें, IG साहब को ही देखें, तो जो प्रोजेक्शन है इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स की, वो बताती हैं कि 2035 तक ये वाले पावर प्लांट 10 से 20% यूटिलाइजेशन रेट पे चलेंगे। इसका मतलब है कि आप 80% जो इनकी कैपेसिटी है, अगर आप डिपेंडेबल कैपेसिटी में देखते हैं तो 60 से 70% जो इनकी कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी रहेगी, अंडर यूटिलाइज पड़ी रहेगी, लेकिन स्टिल आप उनको जो है वो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो रेट है, बिजली का रेट जो है वो ज्यादा होता जाता है। तो हुकूमत को थोड़ा सा कंज्यूमर सेंट्रिक रहते हुए, थोड़ा सा पावर सिस्टम सेंट्रिक रहते हुए ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से मेजर्स हैं जिसके थ्रू इन पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये सॉवरन पावर प्लांट्स हैं, चाइनीज स्टेक होल्डर्स के साथ निगोशिएट करना होगा, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक केस अवेलेबल है। आप अगर दुनिया में कार्बन मार्केट्स को देखें तो एक नई डेवलपमेंट आई है जिसको आप कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहते हैं, विच मीन्स कि अगर आप इंपोर्टेड कोल के
प्लांट को अर्ली रिटायर करते हैं और उससे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं, वो आप जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं, और उस पैसे को यूज करते हुए आप इन पावर प्लांट्स को रिपर्पज करके एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बार बार एनर्जी स्टोरेज का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो ग्रिड लेवल की एनर्जी स्टोरेज होती है वो लिथियम आयन बैटरीज पे जो है वो नहीं चलती, वो सोडियम आयन बैटरी उसके लिए ज्यादा कंड्यूसिव होती है, और पाकिस्तान में सोडियम के रिजर्व्स भी हैं, और जितने भी एलिमेंट्स पाकिस्तान को सोडियम आयन बैटरी के लिए चाहिए वो पाकिस्तान में लोकली मौजूद है, तो एक और इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। तो इस तरह से करके अगर इंटीग्रेटेड प्लानिंग बनती है और साथ साथ में आप ट्रांसमिशन पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, एक तो वो क्राइसिस से निकल आएगा और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए जो रेट है वो भी कम होते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे जैसे ये प्लान आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि डिस्कोज भी प्राइवेटाइज होते जाएंगे, और अगले 6-8 महीने में अगर 2 या 3 डिस्कोज प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो इस प्लान की कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइज होने के बाद डिस्कोज की कारकर्दगी भी इटसेल्फ बेहतर हो जाएगी। देखें, ये अजम्पशन है कि डिस्कोस की कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आप जो फर्स्ट फेज में डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी गुड परफॉर्मिंग डिस्कोस। असल प्रॉब्लम जो आती है वो उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आती है जो कि आपकी बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पेस्को, हेस्को और दीगर कैस्को जो है वो हैं। दूसरा ये कि ये वाला जो प्लान है ये जनरेशन पे फोकस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और उनका सर्कुलर डेट में बड़ा अहम रोल है उसको मैनेज करने में, तो जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, कॉर्पोरेटाइजेशन या प्रोविंशियलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन होगी और गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स आते जाएंगे, आपकी जो रिकवरीज हैं वो बेहतर होती जाती हैं। साथ में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक काम ये कर दें या हुकूमत ये काम कर ले कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करें, और इस तरह से चेंज करें कि उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो उनके सीईओज हैं उनके टीओआरस ये हों कि वो ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को बढ़ाने में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस उस पर बेस होगी, तब जाके आपका ग्रिड जो है वो बच सकेगा या आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम हो सकेगी। तो इस चीज को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बड़ा अहम रोल है, और साथ में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो नए मेथड्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट डिमांड प्रोजेक्शन है, फोरकास्टिंग है, उसको भी यूज करती हैं और वो इंटीग्रेट की जाती है आईजीएसएफ प्लानिंग में, तो शायद हम एक बेहतर इंटीग्रेटेड प्लान बना सकते हैं जो कि आप अगले 10 सालों में आपको पाकिस्तान को प्रोजेक्शन दे सकता है। और तीसरी चीज जो देखनी होगी, ये वाला आईजीएसएफ जो है ये हर साल आता है और हर साल ही 10 साल के लिए आता है, तो इस चीज को भी हुकूमत को देखना है कि अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है तो क्यों ना इसका ड्यूरेशन 2 से 3 से 4 साल कर दिया जाए, उस वक्फे में ये आया करे और जो ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो रही हैं, मॉडिफिकेशंस होती जाएं, लेकिन एक जो डायरेक्शन है उसको सेट करके चला जाए, और साथ में इसको बजाय इसके कि सिर्फ जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लानिंग हो, साथ में ये जनरेशन अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग भी होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो कैपेसिटी ट्रैप है उससे बाहर निकल सकें और अपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को भी इसके साथ इंटीग्रेट। और डॉक्टर साहब, ये इस प्लान के तहत जो ये 2035 तक जो पीक डिमांड है वो उसको 43,000 मेगावाट तक लेकर जाना है, तो ये जो 2-3 साल वाले अभी टारगेट्स रखने की आपकी ये तजवीज़ है, तो उसके मुताबिक ही एक टेस्ट केस के तौर पर अगले 2 साल 3 साल के लिए एक 32 या 33,000 मेगावाट का एक टारगेट रखा जा सकता है और पहले उस तक पहुँचने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये डिमांड बढ़ाई कैसे जाएगी? देखिए, कंज्यूमर साइड पे तो बढ़ाना अभी मुश्किल है, वो जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसी के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि ना तो हमारा जो सेक्टर है वो कोई इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है, उसमें रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। जब तक रेट्स कम नहीं होते कंज्यूमर साइड से आपको कोई एक जो है वो डिमांड बढ़ेगी नहीं। हुकूमत एक काम ये कर सकती है कि अगेन अर्ली रिटायरमेंट को साथ में रखते हुए, कैपेसिटी ट्रैप से निकलते हुए, आप ये जो सब्सिडीज दे रहे हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडीज में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को जो कि एक्सपोर्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ टैरिफ की मद में दिया जा सकता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिलीफ होना चाहिए, जैसे प्रीवियसली डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज दी गई वो नहीं होना चाहिए। तब जाके आपका जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो वापस ग्रिड पे आएगा, इंडस्ट्री चलना शुरू होगी। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो अभी पाकिस्तान के टोटल कंज्यूमर्स में से सिर्फ 1% इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जो कि आपकी डिमांड का कोई 20% जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर ये 1 से 2% हो जाए तो आपकी डिमांड जो है वो 20% से 40% हो जाएगी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की तरफ से। तो इससे ये होगा कि आपकी जो ग्रिड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगेन ये एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग है। आईजीएसएफ के साथ साथ हुकूमत को इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग जो कि अभी शुरू कर दी गई है ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग के साथ, लेकिन हुकूमत को इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग भी करनी है। इसका मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज
ये चारों इदारे मिलके बैठें और एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान बनाएं, तब जाके पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है, वो इकोनॉमिकली वायबल हो सकेगा पाकिस्तान के लिए, और एनर्जी एक इफेक्टिव इनपुट के तौर पे काम करेगी ताकि पाकिस्तान की जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि ये जो एग्जिस्टिंग इस वक्त टोटल कंज्यूमर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले, उनके साथ ये मुमकिन हो सकेगा ये एम्बिशियस टारगेट तक पहुंचना, या इसके लिए फिर हमें नई इंडस्ट्री लगानी होगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ताकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की तादाद बढ़े तो फिर ये अचीवेबल हो सके? देखिए, आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर तो धड़ाधड़ सोलर की तरफ जा रहा है, रूफटॉप सोलर की तरफ, और जैसे जैसे बैटरी की प्राइसेस नीचे आती जाएंगी, ये लोग शाम में भी बैटरीज यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाएंगे और कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। हुकूमत को इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को जो है इंसेंटिवाइज करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाइना में है, वो ये निगोशिएट करें कि जो पाकिस्तान ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं सीपैक के अंडर, उनको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। चाइना में एक प्रॉब्लम यह है कि लेबर महंगा हो गया है और वहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, तो चाइनीज इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया जा सकता है पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, और उनको फिर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये शायद एक बेटर ऑप्शन होगा जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज जो है उसकी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोडियम के रिजर्व पाकिस्तान में बेतहाशा मौजूद है। NaCl या नमक की जो दूसरी बड़ी कान है वो खेवड़ा में है। और तीसरी चीज जो पाकिस्तान कर सकता है वो जो डाटा सेंटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है, उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए आपको काफी सारे इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी, लेकिन स्टिल वो एक दुनिया में नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर रहे हैं। चूंकि वो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पाकिस्तान अपने कैपेसिटी ट्रैप को या अंडर यूटिलाइज्ड पावर प्लांट्स को भी यूज कर सकता है और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन भी कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान को इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हुए जो है वो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लान की तरफ जाना होगा, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, एनर्जी और साथ में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज की जो गवर्नेंस है, वो एक ही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।